हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं एसपी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज जो हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो हम क्लास कर रहे हैं उसमें आज करेंगे हम मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए, यानी कि भारतीय नागरिक के लिए संविधान में कुछ अधिकार वर्णित हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक नागरिक जो भारत का है, जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, यदि वो भारत में रहता भी है तो संविधान के अनुसार उसे कुछ मौलिक यानी कि मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आज सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो संविधान में कितने मौलिक अधिकार वर्णित हैं? ठीक, यानी नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? पहले जो मूल संविधान था उसमें कितने थे? क्या संशोधन के बाद कोई मौलिक अधिकार, किसी एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है, ये नहीं हटाया गया, या फिर नया कोई अधिकार जोड़ा गया है? तो उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये क्लास। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार, बेसिकली मौलिक अधिकार क्या होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। सबसे पहले संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। फ्रेंड्स, हम संविधान के भागों को एक लास्ट क्लास में डिस्क्राइब कर चुके हैं, यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो संविधान के भाग 3 में ये वर्णित है कि भारतीय नागरिकों के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके लिए यानी कि फंडामेंटल राइट्स होंगे, क्लियर, उनको वर्णित किया गया है। यदि हम अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल की बात करें फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 12 to 35 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, यानी कि 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इन अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस संविधान द्वारा प्राप्त प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार हैं। ठीक, यानी कि इनका हनन किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। क्लियर, तो हमने यहाँ पे बात की भाग 3 में वर्णित है। क्लियर, इसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक, आई होप यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये मौलिक अधिकार हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान का जो निर्माण किया गया है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार हैं या फिर और कई सारी चीज हैं, वो अलग अलग जो डिफरेंट जो विदेश हैं, यानी कि अलग अलग देशों से कुछ चीज मतलब उनसे आधारित हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, क्लियर। हम बात करते हैं, सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, यानी कि यदि देश के अंदर एकदम सामान्य स्थिति है, प्रत्येक नागरिक खुशहाल जिंदगी व्यापन कर रहा है, तो उस स्थिति में संविधान द्वारा जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित, संशोधित और परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में या फिर आपातकाल में संविधानों के साथ छेड़छाड़, कुल मिलाकर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये रही एक बात। ठीक है, तो कुल मिला के संविधान में मौलिक अधिकारों का यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन या संशोधन हो सकता है तो वो संविधान अमेंडमेंट यानी कि संशोधन द्वारा हो सकता है। वो रही एक बात। हमने यहाँ पे बात की कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। क्लियर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है। सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा, ठीक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, तब जाके किसी भी मौलिक अधिकार में थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है या उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यानी कि मूल संविधान की फ्रेंड्स बात करें तो मूल संविधान जब लागू किया गया भारत में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी फ्रेंड्स 7, यानी कि
जो फंडामेंटल राइट्स हैं मूल संविधान में तब 7 थे। यदि आज की हम बात करें वर्तमान, ठीक है, कब से ये चेंज हुए हैं, आज की बात करें तो एक जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है, ठीक है, उसे मूल अधिकार से हटा के दूसरे अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के वर्तमान जो मौलिक अधिकार हैं वो है 6। क्लियर? ठीक, तो कौन से अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं क्रम से नंबर 1, नंबर 2, यानी कि 6 जो वर्तमान अधिकार हैं उन सबको हम देखते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे बात की जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। क्लियर? तो कौन सा एक अधिकार है उसे हटा दिया गया है, जो एक घट गया है, कुल मिला के 6 रह गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। क्लियर? यानी कि राइट टू इक्वलिटी। प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी जाति, लिंग, धर्म, विशेष से ताल्लुक रखता है, ठीक है, वो बिल्कुल समान है, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि संवैधानिक दृष्टि से यदि हम बात करें या इस अधिकार से बात करें तो प्रत्येक नागरिक समान है, ठीक है, उसे समान अधिकार है। प्रत्येक, चाहे वो अभिव्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो या और बहुत सारे, हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्रत्येक नागरिक समान है। अब हम देख लेते हैं जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार वर्णित हैं। अब कौन कौन से समानता के अधिकार हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो समानता का अधिकार, समता का अधिकार या फिर राइट टू इक्वलिटी, संविधान कहता है, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में इक्वलिटी की बात करता है संविधान, जो मौलिक अधिकार हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसी भी जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर किसी भी तरह का किसी नागरिक, किसी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह संविधान का प्रथम मौलिक अधिकार यानी समानता का अधिकार कहता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के साथ जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं आज की परिस्थिति और स्थिति देखते हैं, ठीक है, 21st सेंचुरी में आने के बाद भी भारत हमारा देश, उसमें बहुत सारी हम चीजें देखते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग विशेष के आधार पर आज भी बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान में ऐसा वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति विशेष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां तक हम बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत सारे आज भी भेदभाव हैं। ठीक, तो वो रही एक बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। प्रत्येक नागरिक, जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, संविधान में जो समानता का अधिकार वर्णित है, प्रत्येक नागरिक किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र पर कोई भी नियोजन, कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। ठीक है, उसे समानता का अवसर प्राप्त है। ठीक, हमने बात की यानी कि जाति, लिंग, फर्स्ट वाला, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में ऐसा वर्णित है। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, कोई भी सार्वजनिक आयोजन, नियोजन, प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें किसी जाति, धर्म विशेष के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे इस जाति विशेष, इस धर्म विशेष के व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सार्वजनिक नियोजन में सभी को समानता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता मतलब छुआछूत का अंत। संविधान से पहले, ठीक है, यानी कि कुछ जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों से अस्पष्टता यानी कि छुआछूत किया जाता था, तो उसका अंत भी समानता का अधिकार हमें देता है, यानी कि किसी नागरिक के साथ कोई भी छुआछूत आदि नहीं किए जाएगा। यानी कि अस्पष्टता के अंत की यदि हम बात करें तो ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी भी नागरिक, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, चाहे वो किसी जाति, धर्म विशेष का हो, उसके साथ अस्पष्टता यानी कि छुआछूत की भावना नहीं रखी जाएगी। ठीक, क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि उपाधियों का अंत। जो समानता का अधिकार है हमारा, जो वर्णित है 14 से 18 अनुच्छेद में, वो कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश उपाधियां। फ्रेंड्स यहाँ पे समझ लीजिए कि आजादी से पहले, ठीक है, भारत देश में
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश के गुलाम था हमारा देश, तो ब्रिटिश जो थे वो भारतीयों को एक उपाधि प्रदान कर देते थे। ठीक है, तो उपाधियों का उनका अंत कर दिया गया संविधान के, यानी कि 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार है कि ब्रिटिश द्वारा जो भी कोई भी उपाधि है वो बिल्कुल मान्य नहीं रहेगी, या ब्रिटिश सरकार कोई भी उपाधि नहीं दे सकते। ठीक है, यानी कि वो संवैधानिक तरीके से इलीगल हो जाएगी। क्लियर? तो ब्रिटिश सरकार की कोई उपाधि मान्य नहीं रहेगी। यदि हम बात करें, आज भारत सरकार या संविधान के अनुसार सिर्फ 2 जगह उपाधि दी जा सकती हैं, चाहे हम बात करें शिक्षा की, शिक्षा में जैसे उपाधि मिलती हैं, ठीक है, या हम बात करें रक्षा, हमारे जो डिफेंस है उसमें और एजुकेशन में उपाधि दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के समानता के अधिकार में जो ब्रिटिश उपाधि थी उनका अंत हो जाता है। ठीक है, और जो सिर्फ 2 शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में उपाधि भारत सरकार संविधान के अनुसार प्रदान कर सकती है। क्लियर? तो आई होप फ्रेंड्स, यानी कि फर्स्ट पहला जो मूल अधिकार है हमने यहाँ पे डिस्कस किया, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि नंबर 2 यानी कि दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक के अनुच्छेद कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत में जन्मा है, नहीं भी जन्मा यानी विदेशी भी आकर रह रहा है, तो संविधान के अनुसार उसको मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो स्वतंत्र है। ठीक है, उसको प्रत्येक यानी कि हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। किस किस तरह की स्वतंत्रता वो बात करते हैं, यानी कि संवैधानिक दायरे में रहकर ये स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसा नहीं कि जाए वो किसी के साथ, यानी कि फ्रेंड्स, यानी गन उठाए और किसी में गोली मार दे क्योंकि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि संवैधानिक दायरे, कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं, यानी कि सारी की सारी स्वतंत्रता है जो लीगल तरीके से हैं। ठीक, तो कौन कौन सी स्वतंत्रता, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भाषण दे सकता है, ठीक है, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, और उसकी अभिव्यक्ति, उसके विचार अभिव्यक्ति, कोई भी किसी भी तरह के विचार यदि उसे आ रहे हैं तो वो उनको अभिव्यक्त कर सकता है, जिसे हम भाषण कहते हैं। जो मंच होते हैं उन पर कोई भी लेक्चर देते हैं, ठीक है, इस तरह से अपनी जो पर्सनल व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति है उसे व्यक्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है किसी भी टॉपिक, ठीक है, आदि सभी पर, या धार्मिक स्पीचेस की बात करें वो भी दे सकता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो ये अनुच्छेद 19A यानी कि 19A में ऐसा वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि धरना। धरना मतलब संवैधानिक दायरे में रहते हुए प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपने, यानी कि सरकार यदि संवैधानिक दायरे में कोई काम नहीं कर रही है, थोड़ा नागरिकों को ऐसा लग रहा है कि वो संविधान के खिलाफ या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो जो प्रत्येक नागरिक है यानी कि व्यक्ति धरना कर सकते हैं, शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति कोई संस्था बना सकते हैं, अपने किसी भी तरह की, जैसे संस्था बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम कहते हैं, या पार्टी भी बना सकते हैं, ये सारी चीजें। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। निवास का मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है विविधताओं का देश है, यहाँ पर विशेष जाति धर्म, ठीक है, कई जाति धर्म और लैंग्वेज सभी तरह के लोग रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाके भी रह सकता है। यानी कि हम बात कर लेते हैं यूपी का कोई व्यक्ति है, यदि उसकी जॉब लगती है, नहीं भी जॉब लगती तो वो केरला में भी जाके रह सकता है, कर्नाटक में भी जाके रह सकता है, और हम बात करें गुजरात में भी जाके रह सकता है, या फिर गुजरात का व्यक्ति यूपी में रह सकता है, दिल्ली में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पे हमने बात की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धरना प्रोटेस्ट कर सकता है, संघ बना सकता है, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष का हो कहीं भी रह सकता है। ठीक है, इसे इस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कोई भी व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति, कुल मिला के अपनी इच्छा अनुसार प्राणों की आहुति यदि देता भी है तो उसका संरक्षण है। किसी व्यक्ति को हम खुद से तो मार नहीं सकते, वो इलीगल हो जाता है।
यदि वो देना चाहे तो उसकी भी स्वतंत्रता का संरक्षण है, जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये जो अधिकार है ये जोड़ा गया है, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में, जैसे हम RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। ठीक, यानी कि ये पहले नहीं था, अब जोड़ दिया गया है। ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था का है, आयु का है, ठीक है, उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये भारत सरकार द्वारा यानी कि संवैधानिक दायरे में इसे ला दिया गया है। प्रत्येक बच्चा जो 6 वर्ष कंप्लीट करता है और 14 वर्ष तक, उसे शिक्षा का अधिकार है, जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यदि बच्चे के पेरेंट्स ऐसा कराने से उससे वंचित करते हैं, रोकते हैं, तो उन पर संवैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो बच्चे का अधिकार है कि वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करें। अब बात करते हैं, ये अनुच्छेद 21A में वर्णित है। ठीक है, इसे अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। ठीक है, RTE एक्ट को 6 से 14 वर्ष तक के, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे इसे नोट कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये RTE एक्ट जो है, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की अवस्था का है, 21A में ऐसा वर्णित है कि उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो संविधान किस संशोधन में जुड़ा, तो संविधान के 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2002 में हुआ, उसके द्वारा जोड़ दिया गया। इसे अनुच्छेद 21 का A भाग बना के उसमें जोड़ दिया गया। कुल मिला के ये भी एक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हमने यहाँ पे 2 डिस्कस किया, एक समानता का अधिकार, नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर। अब हम बात करते हैं नंबर 3 यानी कि तीसरा मौलिक अधिकार, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 23 से 24 है, अर्थात 23 और 24। 2 अनुच्छेदों में ऐसा वर्णित है, कहता कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसी के साथ नहीं किया जा सकता। शारीरिक एवं मानसिक शोषण प्रतिषेध, यानी किसी नागरिक के लिए दूसरे किसी नागरिक को हम शारीरिक शोषित नहीं कर सकते, मानसिक शोषित नहीं कर सकते। यदि ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध संवैधानिक कार्यवाही निश्चित ही की जा सकती है। वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस तरह की शिकायत कर सकता है। ठीक है, फिर संवैधानिक दायरे में उसके साथ केस दायर किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मानव एवं दुर्व्यापार प्रतिषेध, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ऐसा कहता है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, यानी कि बाल श्रम निषेध, जो आर्टिकल 24 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 24 में ऐसा वर्णित है कि बाल श्रम निषेध, यानी कि किसी भी बच्चे को हम बाल श्रम, उस पर मेहनत नहीं करा सकते, यानी कि किसी कारखाने में, कोयले की खान में या कहीं पर भी उसे हम काम पर नहीं लगा सकते। 14 वर्ष तक के बालकों पर, मतलब 14 वर्ष की अवस्था से पहले तक किसी भी बच्चे को हम काम पर नहीं लगा सकते। कुल मिला के ऐसा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। जो उससे कराते हैं, उसके पेरेंट्स भी यदि ऐसा कराते हैं तो उनको जेल हो सकती है। क्लियर। यानी कि बाल श्रम निषेध, बाल श्रम बिल्कुल निषेध है, इसको कहते हैं बाल श्रम, यानी कि बच्चे को हम काम पर नहीं लगा सकते। सिंपल भाषा में यदि कहें तो बाल श्रम निषेध जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 24 में। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। क्लियर, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों पर ये लागू होता है। 14 वर्ष से पहले किसी भी बच्चे को हम काम पर नहीं लगा सकते। काम पर लगाने से मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हम उस पर कमाई ना करवा सकते, कि कमाने के लिए जैसे भेज देते हैं। इवन जो गरीब तबका भी रहता है हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान की खासियत है, गरीब अमीर सभी तरह के लोग रहते हैं। तो किसी बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार की हमने बात की कि 6 to 14 यानी कि 6 से 14 वर्ष तक उसको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, उसके पेरेंट्स को भी है, निश्चित करना होगा कि उसके बच्चा शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन यहाँ पे हम या उसके पेरेंट्स उसे काम पर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये दंडनीय अपराध है। क्लियर। यहाँ पे 3 डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा फ्रेंड्स?
धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी धर्म विशेष, जाति विशेष का हो। धार्मिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 25 से और अनुच्छेद 28 में वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक कहता है कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसे हम मौलिक अधिकार नंबर 4 कहेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बात की थी फर्स्ट समानता का अधिकार। ठीक, समानता के अधिकार, या फिर हमने बात की थी फ्रेंड्स कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, एक को हटा दिया गया। ठीक है, कौन से को हटा दिया गया? तो फ्रेंड्स सबसे पहले संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, यानी कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का एक अधिकार था। ठीक, जो 7वां मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। उसे हटा के, यानी कि मौलिक अधिकारों से उसे हटा के 1978 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 1978 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मौलिक अधिकारों में यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उनसे कुछ छेड़छाड़े हटाना चाहते हैं, तो संविधान के जो संशोधन है, अमेंडमेंट, उसका एक विशेष प्रावधान है, उसके थ्रू हम किसी भी अधिकार को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे 1978 में जो 86वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा संविधान से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, संविधान से नहीं हटाया गया, मौलिक अधिकार से हटा के, ठीक है, वर्तमान में यदि हम बात करें तो उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आज हम यदि बात करते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है एक कानूनी अधिकार है, पहले वो मौलिक अधिकार हुआ करता था 1978 से पहले, 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति, मतलब एक संपत्ति रख सकता है। ठीक, यानी कि ये उसका मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 86वें संशोधन द्वारा उसे हटा दिया गया। वर्तमान में वो कानूनी अधिकार है। ठीक है, संविधान में वर्णित तो है लेकिन वो कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार के यदि हम बात करें तो वो संविधान के अनुच्छेद 300 यानी कि 300A में वर्णित है। ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार जो कि एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो जो भी परिवर्तन हुआ है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अधिकार से जाना जाता है, या किस सन में इसे हटा दिया गया, या 7वां जो मौलिक अधिकार था वो क्या था। क्लियर? तो हमने बात की। तो कुल मिला के वर्तमान में अब हम बात करते हैं तो 6 मौलिक संविधान, यानी कि संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे 3 डिस्कस किए, चौथे की हम बात कर रहे थे। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 में ये वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष का है उसे धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। कौन कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता? यानी कि प्रत्येक नागरिक, भारतवर्ष, भारत देश का प्रत्येक नागरिक धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, उसे कोई भी धार्मिक संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोजन करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यानी कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसे अपनाने का अधिकार है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, प्रचार प्रसार की उसे स्वतंत्रता है। ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन धर्म की शिक्षा दे सकता है। ठीक है, संवैधानिक दायरे में से, धर्म नहीं, जो सिलेबस तय होता उसके साथ साथ। तो ये संविधान के अनुच्छेद 25 में ऐसा वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है अपनी स्वेच्छा अनुसार, उस पर विशेष दबाव द्वारा नहीं। उसे कह सकते हैं कि आपको ये धर्म विशेष अपनाना है, अपनी स्वेच्छा अनुसार वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, या कोई व्यक्ति जो किसी धर्म विशेष को मानता है उसका आयोजन, अनुष्ठान, प्रतिष्ठान आदि आयोजन सभी कर सकता है। यह अनुच्छेद 25 ऐसा कहता है। ठीक, अब हम बात कर सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार सिख कटार रख सकते हैं। ठीक है, एक कटार होती है सिखों पे, सिख धर्म को मानने वाले कटार रख सकते हैं 24 घंटे अपने साथ। इसके साथ साथ वो पगड़ी रख सकते हैं। क्लियर? उनकी पगड़ी के साथ यदि छेड़छाड़ करता है किसी धर्म विशेष का व्यक्ति या सरकार, तो वो संवैधानिक दायरे से अलग हो जाएगा, यानी कि संविधान के खिलाफ हो जाएगा। यानी कि यह उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की यदि हम बात करें तो प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखने का अधिकार है। यदि उनका हनन किया जाता है किसी समुदाय, किसी सरकार विशेष द्वारा, तो वो सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। क्लियर?
अब हम बात करते हैं फिफ्थ यानी कि पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 में ये वर्णित हैं। आर्टिकल 29 to 30 दोनों जो अनुच्छेद हैं उसमें वर्णित हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। कुल मिलाकर ये इसका मौलिक अधिकार है कि जिस संस्कृति में कोई व्यक्ति पड़ा बड़ा है उसका यह अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रखे, उसका हनन न होने दे किसी दूसरी संस्कृति द्वारा। ठीक है, वो अपनी संस्कृति को का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें भाषा लिपि को बचाए रखना। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का यह भी अधिकार है कि वो अपने भाषा और लिपि को बनाए रखे, उसकी सुरक्षा करे। यदि किसी के द्वारा हनन होता है तो उसके अगेंस्ट वो केस करा सकता है। तो भाषा एवं लिपि को बचाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 कहता है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि भाषा एवं लिपि को बचाने का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 29। क्लियर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, उसमें हमने बात की संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को। नेक्स्ट भाषा लिपि को बचाने का अधिकार है जो आर्टिकल 29 में वर्णित है। नेक्स्ट बात करते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संविधान का जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति से यहाँ पे मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक मतलब संविधान में ऐसा वर्णित है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके माइनॉरिटी जिसे हम कहते हैं, जो संख्या में कम है किसी धर्म विशेष के व्यक्ति, उनको भी विशेष अधिकार है। ठीक है, यानी कि वो अपने हितों का यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण है, उनके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उनके साथ किसी तरह का शोषण नहीं कर सकता, उनके स्वतंत्रता को दबा नहीं सकता। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को, नागरिकों को यह अधिकार है कि वे शिक्षा संस्था अपनी स्थापित कर सकते हैं। उन पर कोई विशेष जोर दबाव नहीं हो सकता कि आप संख्या में छोटे हैं, कम हैं, आप इसलिए कोई भी चीज नहीं कर सकते। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और प्रशासन कर सकते हैं। प्रशासन मतलब वो सरकार में भी अपने भागीदारी स्थापित कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत की बात करें, नगर पंचायत की बात करें, इवन MP MLA किसी भी तरह के। तो अल्पसंख्यक, ठीक है, या बहुसंख्यक लोगों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान है जो कि शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 30 ऐसा कहता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक, क्लियर। तो ये रही बात संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 6 की बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की यदि हम बात करें, संवैधानिक उपचारों की बात करें तो यह अनुच्छेद 32 से लेकर 35 में वर्णित हैं। कुल मिला के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है, यह अधिकार है कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन न होने दे। ठीक है, यानी कि उनकी रक्षा करना उसका दायित्व बनता है। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट का भी ये दायित्व बनता है कि वो संविधानों के दायरे में रह के भी काम करे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की यदि हम बात करें तो हमने बात की 32 से 35। अब ये क्या कहता है, यानी कि संविधान का हृदय एवं आत्मा। क्लियर। जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, जो ये कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। क्वेश्चन ये बनता है कि किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसा कहते हैं, या उन्होंने ये कहा है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी कि 32 अनुच्छेद, वो संविधान का हृदय और आत्मा है। ठीक है, ये बात कही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि
संविधान का अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 में वर्णित है, उसको किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। क्लियर। अब हम बात करते हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तहत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तहत, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है। क्लियर। कौन सा अधिकार अभी हम बताते हैं। नेक्स्ट, और अनुच्छेद 226 226 के अनुसार हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है, कौन सा, कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी कर सकते हैं। ठीक, दोबारा से समझ लीजिए कि अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय होता है भारत का, उसको अधिकार प्राप्त है। कौन सा, अभी बताते हैं। 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु, यानी कि वो दोनों मिलकर 5 जो रिट है वो जारी कर सकते हैं, 5 तरह के प्रावधान जारी कर सकते हैं। यदि संवैधानिक उपचारों का हनन होता हुआ मालूम होता है, प्रतीत होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो वो 5 तरह की रिट प्रावधान जारी कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो 5 तरह की रिट हैं। कुल मिलाकर जो 6 नंबर का मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 जो प्रावधान है, 5 जो रिट हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें फर्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर। नेक्स्ट बात करें परम आदेश। थर्ड की यदि हम बात करते हैं तो निषेधाज्ञा। क्लियर। फोर्थ की बात करें तो अधिकार प्रेक्षा। फिफ्थ की बात करें तो उत्प्रेषण। दोबारा से देख लीजिए, जो 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती हैं यदि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक विशेष यदि संवैधानिक उपचारों का हनन करता है या उनको नहीं मानता है। पहली हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा हो गया निषेधाज्ञा, चौथा हो गया अधिकार प्रेक्षा एंड फिफ्थ हो गया उत्प्रेषण। क्लियर। अब ये क्या है, ये कब जारी हो सकती हैं ये रिट, या इन रिटों के थ्रू, इन प्रावधानों के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के किस तरह से वो संरक्षण और रक्षा करेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, यहाँ पे सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसे करेंगे कि जो 5 के 5 रिट हैं उसको हम डीपली डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे बात की फ्रेंड्स, यानी कि 6 मौलिक अधिकार और 7वां जो हमने यानी कि संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो आई होप जो मौलिक अधिकारों की क्लास है ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पे वो पॉइंट डिस्कस किए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की ये क्लास आपको कैसी लगी, थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, यानी कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हम ये क्लास कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स। यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।